हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है बासु एनसीईआरटी क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 8 मोशन। इसमें एक्सरसाइज प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सरसाइज करा दिया गया था जो 1 to 5 क्वेश्चन। तो आज जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचा हुआ आज उसको हम सोल्व करेंगे। तो रिमेनिंग क्वेश्चन 6 to 10। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि 6 कहता क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, ये देखिए कि एक एक ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रहे एक ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में ये तीन ए बी और सी किसी तीन ऑब्जेक्ट का ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट किया हुआ। कौन सा टाइम ग्राफ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट किया हुआ किसी तीन ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, इसमें ए क्या बोल रहा है कि विच ऑफ दी थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। इसमें से सबसे फास्ट कौन है? ए बी सी कोई ऑब्जेक्ट है या कुछ भी मानो, मान के ए बी सी एक कार मान लो। ये तीन कार का ये ग्राफ बना हुआ, इस ग्राफ में सबसे फास्टेस्ट कौन है? ये ए बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है हमसे कि भैया आप बताइए कि ये तीनों ग्राफ बना हुआ, ग्राफ में सबसे फास्टेस्ट कौन है। तो सबसे पहले ग्राफ को फास्टेस्ट निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करें? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्पीड निकाल लेंगे। ठीक है, जो मैक्सिमम किसी भी मैक्सिमम पॉइंट के लिए सबका स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड निकालो, फिर इसके बाद एनालाइज करो, तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो चलिए, तो हम सबसे पहले स्पीड ना निकाल के हम डायरेक्ट इस ग्राफ को देख के हम बता सकते हैं कि कौन फास्ट है कौन स्लो। कैसे? जो सोया वो लेजी, जो उठा वो फास्ट। मतलब जो खड़ा लाइन और पड़ा लाइन, आई बात सुने, जो जितना खड़ा है वो उतना फास्ट होगा, जो जितना पड़ा है समझो को लेजी है तो वो जितना सोया हुआ रहेगा। तो इस लाइन में जो ज्यादा स्लोप इसका पड़ा टाइप इस टाइप का रहेगा, झुका हुआ, जो जितना झुकेगा उतना स्लो हो जाएगा। मतलब झुकने का मतलब सोने का है कि जो जितना झुका वो उतना स्लो, जो जितना खड़ा हुआ उतना फास्ट। तो इस ग्राफ में आपको सबसे ज्यादा आपको खड़ा कौन सा लाइन लग रहा है? ठीक है, कौन सबसे खड़ा, मतलब कि तुम ले कि ये सबके मतलब तीनों में से सबसे ज्यादा स्लोप किसका खड़ा है। ठीक है, तो इस तीनों में से देखिए ए बी सी में से कौन सा है? तो जाहिर सी बात है कि ये सब में से सबसे ज्यादा जो स्लोप जो खड़ा टाइप बन रहा है वो बी का बन रहा है। तो सबसे जो फास्टेस्ट होगा वो कौन सा होगा? बी। तो ए का आंसर होगा कि कार बी। हम कार नाम ये किस नाम दे रहे हैं? ठीक है, कार बी क्या होगा? फास्टेस्ट होगा। ठीक है, ये ए का हो गया। अब को इसी का बी बोल रहा है कि बी क्या बोल रहा है कि आर ऑल थ्री इवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। क्या या तीनों किसी एक रोड पे किसी एक पॉइंट पे तीनों मिल रहा है या तीनों एक पॉइंट पे कहीं भी मैच कर रहा है? ये इस क्वेश्चन नंबर बी बोल रहा है कि क्या भाई तीनों जो कार है क्या वो रोड पे कहीं पे तीनों एक साथ कहीं पे नजर आ रहा है? तीनों एक साथ मिल रहा। तो एक साथ मिलना कब होगा? जब ग्राफ का तीनों लाइन एक सेंटर पे इंटरसेक्ट कर जाए, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए, तभी वो क्या हो जाएगा? वो वहां पे तीनों एक साथ मैच कर जाएगा। तो आप ये देखिए, सबसे पहले यहां देखिए इस पॉइंट पे देखिए यहाँ पे कौन कौन है? एक तो सिर्फ एक सी वाला है, एक बी वाला है इस पॉइंट पे। यहाँ पे तो ए नहीं है क्योंकि ए का इंटरसेक्ट यहाँ पे नहीं हो रहा, सिर्फ 2 का हो रहा है। अब इस लाइन पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तो भाई हो रहा है बी का और ए का, लेकिन सी यहाँ पे नहीं मैच कर रहा। यहाँ पे देखिए, पता ये पहला पॉइंट यहाँ हो गया, दूसरा पॉइंट ये हुआ, तीसरा पॉइंट ही हुआ, लेकिन हर पॉइंट पे किसी 2 का इंटरसेक्ट हो रहा है, तीसरा कहीं पे मैच नहीं कर रहा। ए बी हो रहा है तो सी नहीं, सी ए हो रहा है तो ए बी नहीं, बी सी हो रहा है तो ए नहीं। मतलब हर जगह तीनों डिफरेंट, मतलब हर जगह किसी 2 का मिलन हो रहा है, एक है जो साइड से निकाल रहा है। तो इसका मतलब कि इस सभी कंडीशन में कहीं पे कार तीनों मैच नहीं कर रहा है, मतलब कि नो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। कोई भी कार इंटरसेक्ट नहीं, मतलब कोई भी कार किसी एक पॉइंट पर कोई भी कार नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहा है भाई?
सी देखिए क्या बोला, हाउ फार हैज सी ट्रेवल व्हेन वी पासेस ए। चलिए भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें मैक्सिमम लोग गलत करते हैं, तो ये इसमें गलती नहीं करना, सब एकदम क्लियरिटी समझिए क्या बोल रहा है कि जब इसमें बोल रहा है कि अगर व्हेन बी पास ए, अगर बी पास हो रहा है ए से, ठीक है, अगर बी पास हो रहा है ए से, तो उस पॉइंट के समय सी का डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा। आगे ये क्या है, ये ए है, ये ए हो गया, ये क्या है, बी है। ए अब बी का कहां पे पास कब कर रहा है, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहीं पे लाइन तो पास करेगा ना। कभी कोई बंदा एक दूसरे को कब पास करेगा, जब उस बंदे के नजदीक आएगा तब तो उस बंदे को आप पास करेगा। तो इस बंदे के पास इंटरसेक्ट यहां पर मतलब यहां पे पास होगा, तो इस पॉइंट पे सी का पॉइंट कहां पे आएगा भाई, आप बताओ। इस पॉइंट पे है, अब सी कहां आएगा, इसी लाइन का इसका परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर देंगे। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। चलिए मानिए सपोज अप्रॉक्स यहां पहुंच रहा, टाइम 1.2 पे, इस पॉइंट पे यहां पहुंच गया। अब यही लाइन कहां पे, इस पॉइंट पे मैच कर रहा है, तो इतना ही डिस्टेंस मतलब यहां से लेके इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, अगर बी जब बी पास कर रहा है ए से, तो इस पॉइंट पे इसका डिस्टेंस क्या होगा, इसका डिस्टेंस मैच कीजिए तो कहां आ जाएगा जी। अगर इस पॉइंट पे ड्रॉ कीजिए डिस्टेंस तो कहां मैच करेगा, यहां से, तो यहां मैच कीजिए इसको। चलिए अप्रॉक्स यहां मैच करेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर करेगा वही तो डिस्टेंस सी का बताएगा, क्योंकि सी का इनिशियल यहां से है, क्योंकि वो ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं किया, कुछ यूनिट ऊपर से स्टार्ट किया। अब ये यहां से स्टार्ट किया, तब यहां से यहां का डिस्टेंस कैसे पता चलेगा। अगर ऑरिजिन से पता करते तो हम बताते डायरेक्ट कि सर ये होगा, ठीक है। अब ये ऑडियंस तो है नहीं यहां से, तो अब इसको डिस्टेंस कैसे करेंगे। अब सबसे पहले निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि जो ये लाइन है ये कहां पे मैच कर रहा है, यहां पे मैच कर रहा है, तो टोटल पॉइंट को देखिए कि यहां से यहां का डिस्टेंस 4 किलोमीटर है। तो इस 4 किलोमीटर में पहला कितना भागों में डिवाइड किया, ये एनसीईआरटी में ये जो प्लॉटिंग किया हुआ है ना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्लॉटिंग किया, जितना यूनिट प्लॉटिंग किया हुआ है यूनिट यहाँ प्लॉट किए हैं, डिवाइड किए उतना ही भाग में डिवाइड किए। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 मतलब ये 7 पार्ट में डिवाइड किया हुआ। और ये टोटल डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर। तो एक यूनिट का कितना हो जाएगा, अगर ये टोटल 7 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, टोटल यूनिट 4 किलोमीटर है, तो एक यूनिट का कितना डिस्टेंस होगा। तो एक यूनिट का डिस्टेंस ये सी का 1 यूनिट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जितना 4 टोटल आ गया, पूरा में अगर 7 को डिवाइड कर देंगे तो 1 यूनिट का डिस्टेंस आ जाएगा ना। तो टोटल कितना 4 था डिवाइडेड बाई 7, ये कितना हो गया, ये 1 यूनिट का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। चलिए अब ये 1 यूनिट का डिस्टेंस हो गया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि ये तो अब यहां से देखिए कि कितना भाग में टोटल डिवाइड किया हुआ है। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 बॉक्स है। अरे 1 यूनिट का तो इतना किलोमीटर आ गया, ठीक है। ये किलोमीटर में क्योंकि 4 किलोमीटर था उसको 7 डिवाइड किए तो ये एक बॉक्स का आ गया। तो यहां से यहां तक टोटल कितना सॉरी यहां से इस पॉइंट से यहां तक टोटल कितना बॉक्स है, क्योंकि इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा ना, क्योंकि सी का यहां से इस पॉइंट से ले रहा है इस पॉइंट तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसमें अगर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 9 मल्टीप्लाई कर दिए, तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही इसका कितना जगह 36/7 किलोमीटर। ये डिस्टेंस किसका होगा, सी का कवर करेगा। देखिए ये जो आंसर आ रहा है ना
अरे मतलब बोले तो हर बार डिफरेंट इसलिए आएगा, डिफरेंट चेंज आएगा। अब चेंज का ये मतलब नहीं है कि किसी का आंसर 2 आ रहा है किसी का आंसर 10 आ रहा है, ऐसा नहीं हुआ। चेंज यही होगा, किसी का आंसर 2 आएगा तो किसी का आंसर 2.2 आएगा, तो किसी का आंसर 2.3 आएगा, किसी का आंसर 1.9 आएगा। इस टाइप का मतलब पॉइंट का डिफर होगा, बस वही इसमें डिफर है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो वही पॉइंट का डिफरेंस होगा और कुछ नहीं होगा। इसी को यूनिट अगर हम एग्जैक्ट प्लॉट ग्राफ पे करेंगे तो ये हो सकता है लोकेशन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता, हो सकता है यहाँ पे आ जाता, हो सकता है यहाँ पे आ जाता। तो ये पॉइंट को ग्राफ के, ये तो हम रफ स्केच बना रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन नंबर पहले 6 का डी, हाउ फार हैज वी ट्रेवल बाय द टाइम इट पास सी। जब सी पास हो रहा है तो बी कितना ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। जब सी पास कर तो बी कितना ट्रेवल कर रहा है, तो क्या, तो बी तो यही पास होगा, ये रेड वाला, क्योंकि जब इस बी लाइन पे सी पास कर रहा है तो यहीं पे पास होगा, कि इंटरसेक्ट होगा वहीं पे पास होगा। तो इस पॉइंट पे हमको टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, तो इस पॉइंट पर टोटल डिस्टेंस कहां, यहां से मैच कर दीजिए, ये हो गया। अब ये टोटल बताइए, हमको किसका पूछ रहा है, बी का, कि बी कितना ट्रेवल कर रहा है। तो बी पास करने के लिए तो जी यहां से यहां तक तो डिस्टेंस को पता है कि भाई 4 किलोमीटर है, तो यहां से यहां तक तो हम 4 किलोमीटर इनडायरेक्ट रूप या डायरेक्ट रूप से लिख सकते हैं, ठीक है। कि वो देखिए क्या है कि यहां से यहां तक 4 किलोमीटर, लेकिन ये बी जो पास हो रहा है जो यहां इस डिस्टेंस तक पहुंच के जा रहा है, तो 2 यूनिट और है, तो 4 प्लस 2 यूनिट और है, तो 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 4/7। अब क्यों हो जाएगा 4/7, क्योंकि एक यूनिट का जो डिस्टेंस है 4/7 किलोमीटर है, तो इसका 2 यूनिट है, तो इंटू 2 यूनिट दोनों को प्लस कर दिए, ये प्लस ये, तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा ये ऑरिजिन से लेके यहां तक। तो प्लस इसको कीजिए तो कितना आ जाएगा 28 पाई इतना इज इक्वल टू कितना, इसका भी 36/7, ठीक है। मतलब अप्रोक्स यही आंसर दोनों आएगा, ठीक है। बोले हैं कि आंसर में ये 36/7 है, हो सकता है कि इसका 40/7 आ जाए, हो सकता है इसका 5.7 डिवाइड करने के बाद इसका आंसर कितना आ जाएगा 5.17 के अप्रोक्स आ जाए आंसर, ऐसा आएगा डिवाइड करने के बाद। हो सकता है इसका आंसर 40/7 आ जाए, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। पॉइंट से ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ये नहीं कि इसका दुगुना हो जाएगा, बस थोड़ा थोड़ा आगे पीछे होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, ठीक है। ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर। देखिए भाई साहब ये क्वेश्चन है 7, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बनाने में। अगर फॉर्मूला पता है इक्वेशन ऑफ मोशन का, 3 फॉर्मूला जो हम बताए हैं, कौन कौन बताए जी, ए इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, और क्या बताए थे v माइनस यू इज इक्वल टू एट टी। तो ये 3 अगर फॉर्मूला जिसको याद है, हम गारंटी वो कहते हैं कि ये कंफर्म उस बंदे से बचा, उस बच्चे से ये कंफर्म बना होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पहले करने के लिए सीखिए, ठीक है। क्वेश्चन को हैंडल करना सीखिए, पहले हैंडल कीजिए उसके बाद ही कुछ समझाएगा। क्वेश्चन को पढ़ के तो देखिए क्या कर रहा है, अरे पढ़ोगे नहीं तो होगा कैसे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम हाइट। एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है ना, किसी हाइट से इनिशियली गिरा दिया, ऐसे ड्रॉप कर दिया जाता है, ठीक है, ऐसे, ठीक ना, किसी हाइट से हम इस ऑब्जेक्ट को हम छत पे से लेगा, छत से हम नीचे गिरा दिए फर्स्ट फ्लोर से, ऐसे। तो मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इनिशियली ड्रॉप कर दिया, ठीक है। हाइट कितना है 20 मीटर। तो जो ये सपोज यहां एक ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का ये हाइट जो है 20 मीटर है, मीटर है दिया हुआ जी कि सेंटीमीटर है, 20 मीटर है। यह हाइट कितना है 20 मीटर। यहां से इस पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट को हम बॉल को ड्रॉप कर दिए नीचे,
ठीक है। जब ये नीचे ड्रॉप किए तो क्या कर रहा है कि एट द रेट ऑफ, मतलब कुछ एक्स का जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। जब ऑब्जेक्ट को गिराएं तो एक्सेलरेशन जाहिर से होता है, एक्सेलरेशन होगा ही होगा। तो एक्सेलरेशन किसके कारण हो रहा है, ये इनिशियली ड्रॉप कर रहे हैं तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दे रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, किधर गया जी, यूनिफॉर्म रेट इतना। With what velocity will it strike the ground? After what time will it take strike the ground? अब बताइए, सबसे पहले हमको पूछ रहा कि वेलोसिटी क्या होगा जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा, एंड आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। इसमें दो क्वेश्चन है जी। पहला क्या बोल रहा है कि ये जब जो ऑब्जेक्ट है, ये बॉल को अगर यहां से हम ड्रॉप करेंगे तो कुछ इतना जाहिर से होता है कि जो जी इसका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वही इसका वैल्यू 10 लिया गया है, क्योंकि ये इनिशियली ड्रॉप करें जिसमें वेलोसिटी कुछ नहीं दिया हुआ। इस कंडीशन में भी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, क्योंकि ड्रॉप करें तो कुछ वेलोसिटी थोड़ी ड्रॉप कर रहे हैं या इसे छोड़ दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट जो गिर रहा है वो इनिशियली वेलोसिटी इसका 0 है, एक्सेलरेशन जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी लगा रहा है वही एक्सेलरेशन इसका 10 दिया हुआ। अब जब करा कि जब ये बॉल इस पोजीशन से इस सरफेस पे अगर यहां पहुंचता है, तो जब यहां पहुंचता है तो इस एकदम सरफेस पहुंचने का ऑलमोस्ट पहुंचने ही वक्त, मतलब कि सरफेस एकदम ऑलमोस्ट टच करने वक्त, जिस टाइम टच करता है, जब पूरे टच करते करते तो फाइनल वेलोसिटी उसमें 0 ना हो जाएगा, लेकिन नहीं, ग्राउंड टच करने से जस्ट पहले 0.001 सेकेंड के अप्रोक्स पहले, ठीक है, तो उस समय का इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो यहाँ पे हमको वेलोसिटी फाइंड करना, v इज इक्वल टू वाइट, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये ड्रॉप कर रहा है। तो देखिए इसमें पहला पार्ट में था वेलोसिटी फाइंड करना, तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करना। तो इसमें देखिए भाई, आपको तो पहला वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमको एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ, ये जो हाइट दिया हुआ ये क्या, यही तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक ही ट्रेवल किया, तो यही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यही जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या होगा, इसका एस हो जाएगा। तब ये फॉर्मूला लगाइए कि टी नहीं पता, यू पता है, भी नहीं पता, भी निकालना है, ए पता है और एस पता है, तो कौन सा फॉर्मूला। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कौन सा लगेगा भाई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as प्लस यू स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला पे ऐड कीजिए, क्या कीजिएगा, 2 का वैल्यू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 10, एस कितना है 20, प्लस इनिशियल कितना था जी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, सो कुछ भी किए तो 0 ही। अब वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। आई बात समझ में कैसे किए, ये 20 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट तक पहुंचने में इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए कि ये तो हो गया वेलोसिटी। अब जो पूछ रहा है कि ये ग्राउंड तक जो पहुंचने में, यहां से यहां तक जो पहुंचने में जो टाइम लग रहा वो क्या लग रहा है, ये वेलोसिटी निकालने की, यहाँ वेलोसिटी आ गया भाई 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम क्या लग रहा है, अब देखिए टाइम के लिए क्या करना है, टाइम के लिए बस कुछ नहीं करना है, हमको अब क्या पता है, टाइम निकालना, एक्सप्रेशन पता, भी पता, एस पता, यू पता, सब पता है, तो अब निकाल दीजिए। क्या लगाइएगा, एक तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आसान तरीका से क्या निकालना है, v माइनस यू इज इक्वल टू 80, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, यही आएगा ना, ये v इज इक्वल टू यू प्लस 80, हमको t फाइंड करना, तो हम ये क्यों लिखे, हम इसी पे निकालते हैं, हम इधर क्यों चेंज करें, हमको टी ही तो फाइंड करना है। तो फाइनल हमको कितना है, वेलोसिटी 20 है, इनिशियल मेरा 0 है, एक्सेलरेशन 10 है, टाइम हमको निकालना है टी, तो फिर यहाँ कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 10t, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/10, तो 2 सेकेंड, ये मेरा टाइम हो जाएगा। अब देखिए ये तो इतना फॉर्मूला से किए, अगर तुम बिना फॉर्मूला से अगर यहाँ करते ना तो ये करता,
तुम यही सोचो कि जब ये 10 इनिशियल 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये मतलब एक्सेलरेशन इसका, और ये फाइनली यहाँ तक आने में 20 मीटर पर सेकेंड के ये इसका वेलोसिटी बढ़ा 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि एक्सेलरेशन में जो एक टी सेकंड पे निकला वो दूसरे टी सेकंड पे वही सेम बढ़ा, तब तो यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड, तब तो यहाँ एक्सेलरेशन बढ़ेगा। तो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड कब हुआ? जब एक्सेलरेशन पहला में 10 हुआ तो दूसरा में भी 10 बढ़ा होगा, तो ही वेलोसिटी इसका 20 मीटर पर सेकंड हुआ। तो इसका मतलब कि इसका पहला T1 में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ा, दूसरे टी में यूनिफॉर्मली बढ़ा था, तो दूसरे टी में भी 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ा, तभी तो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई, 20 मीटर पर सेकंड हो गया। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए कार इज शोइंग इन फिगर। चलिए ये स्पीड टाइम ग्राफ में क्या बोल रहा है कि कोई एक स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, उसमें क्या स्पीड दिया हुआ है, हाँ स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ, उसका ग्राफ एक प्लॉट किया हुआ। अब इस ग्राफ में बोल रहा है कि पहला ग्राफ फाइंड हाउ डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। फर्स्ट 4 सेकेंड में क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, पहले तो ग्राफ हम प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है। यूनिट 2 4 6 8 2 4 6 8, ठीक है। अब कितना है 2 4 6 8 10। ये मेरा टाइम हो गया, सेकंड में है, ये मेरा स्पीड हो गया, ये क्या चीज में दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका 8 का जो ए बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड, सेट द कार इन द ग्राफ दैट इज रिप्रेजेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। देखिए अब आपको ग्राफ में या खुद को रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ में खुद बनाइएगा तो आपको पता चलेगा किस पॉइंट तक। हम अप्रोक्सीमेटली यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्राफ तो है नहीं कि हर यूनिट को लेंगे, हाँ एग्जैक्ट आंसर ना देंगे लेकिन अप्रोक्सीमेटली वही आंसर आएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि फाइंड द डज 4 सेकेंड सेट, ठीक है, फर्स्ट इन द फर्स्ट 4 seconds that is the area of the graph represent distance travel by the car during the period। भाई देखिए पहला 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, पहला 4 सेकेंड में, देखिए पहला 4 सेकेंड में यही डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, जो ये पार्ट है यही डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ना, कब, पहला 4 सेकंड में। ये 0 से स्टार्ट किया, पहला 4 सेकंड में, तो यही जो डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां से लेके ये पार्ट, आप बोला कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये क्या, ये यहां मिला दीजिए, ये 6, ठीक है। तो ये कहां डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई, 6 पे। अब ये कह रहा है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 0 से 4 सेकंड तक जाने में, तो इसका सैडेड पार्ट तुम सैडेड कर दिया, सबसे पहला था कि सैडेड रीजन, उसका कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे। अरे आपको पता है, आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड जिसका एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। किसी भी स्पीड टाइम ग्राफ का अगर एरिया को अगर फाइंड कर लेते हैं तो उस ग्राफ का क्या निकल जाएगा, उस ऑब्जेक्ट के जितना निकालना है उसका डिस्टेंस निकल जाएगा,
ठीक है, एरिया निकालना है। तो हमको सबसे पहले 4 सेकंड के लिए हमको ये इस पॉइंट से हमको क्या निकालना है, अगर पूरे का एरिया हम निकाल देंगे तो उसका डिस्टेंस निकल जाएगा, ये निकलेगा कि नहीं। तो अब डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए ये किस स्टेप में आपको लग रहा है, ठीक है, ये किस स्टेप में आपको लग रहा है, हाँ, ये आपको ट्रायंगल, ये और ये एक ट्रायंगल के फॉर्म में लग रहा है कि नहीं। अरे ये राउंडेड को मत देखिए, इस ट्रायंगल के फॉर्म में लग रहा है कि नहीं, 3 साइड है। ये सपोज मान लीजिए इसका नाम ए डाल दीजिए ना, ओ यहाँ पे 0 है तो इसको ओ ही रहने दीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इसका क्या हो जाएगा ओ सी, इंटू हाइट इसका क्या होगा सी बी, यही हो जाएगा ना। अब इस पर वैल्यू रख दीजिए, 1 इंटू ओ सी का वैल्यू 0 से 4 तक, 4 इंटू सी बी का वैल्यू कितना हो गया, 4 से ये 6 तक, सॉरी 0 से 6 तक, ये 6, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 12 मीटर, ठीक है। अब इसका बी पार्ट देखिए, ए पार्ट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलो अब इसका बी पार्ट देखते हैं, आखिर बी पार्ट क्या कह रहा है। देखिए जो बी पार्ट बोल रहा है कि व्हिच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार, कह रहा है कि किस पार्ट, इसमें कौन सा पार्ट यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। भाई साहब देख रहे हैं ना, इसमें कौन सा पार्ट यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। ये हम आपको क्वेश्चन नंबर बी, यूनिफॉर्म मोशन आप पहले से क्या पढ़ा था कि जिसमें स्पीड क्या कांस्टेंट हो, कांस्टेंट स्पीड होगा, जो भी सेकंड पे बढ़ रहा है वो सेम वैल्यू से बढ़ता चला जाए, ठीक है। तो इस ग्राफ में वो कांस्टेंट कहां पे, कांस्टेंट तभी होगा, कब होगा, जब किसी भी ये ग्राफ में अगर टाइम के पैरेलल लाइन आ जाए, वो समझिए कि कांस्टेंट चल रहा है। अगर स्पीड टाइम ग्राफ दिया हो और टाइम का पैरेलल जो भी लाइन आ जाएगा वो समझिए कि कांस्टेंट है, ठीक है। क्या हुआ कांस्टेंट, अगर स्पीड टाइम ग्राफ दिया हो, अगर टाइम के पैरेलल अगर कोई लाइन आ जाता हो तो वो समझे कि वो वहां से जहां तक वो पैरेलल लाइन जा रहा है वहां तक वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे कांस्टेंट कहां से, ये पैरेलल देखिए इस पॉइंट से कहां तक जा रहा है, इस यहां से देख लीजिए, यहां से, ठीक है, यहां से देखिए तो क्या देख रहा है कि यहां से यहां आपको एकदम पैरेलल दिख रहा होगा। इसको और थोड़ा आपको राउंड दिखा के करते हैं, क्या आपको और क्लियर पता चल जाए। ठीक है, ये देखिए तो आपको यही दिख रहा होगा कि जो ये लाइन है ये लाइन है अप्रोक्स, यहीं से आपको दिख रहा होगा कि इस पॉइंट से ये पैरेलल दिख रहा होगा, ये इसके पैरेलल। तो समझो यहां से आपको ये 10 तक, ये तो लाइन कहीं तक चला गया, लेकिन 6 to 10 तक आपको प्लॉट जो ग्राफ दिया उसमें शो करना है कि कहां से है। तो लिख सकते हैं कि 6 to 10 ये क्या है, पैरेलल। क्योंकि ये देखिए इस पॉइंट पे अगर देखना है तो ये देखिए स्पीड है, शो करता है। तो इस पॉइंट पे भी क्या स्पीड है, 8 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पे भी स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसका हर पॉइंट पे स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है टाइम के, और टाइम के पैरेलल जब आ रहा है, अगर स्पीड टाइम ग्राफ हो और टाइम का पैरेलल आ रहा है, समझिए कि उसका वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू से चल रहा है। तो कांस्टेंट वैल्यू यही आ जा रहा है कि 6 to 10 तक ये कांस्टेंट चलता चला जाएगा। चलिए ये आपका था क्वेश्चन नंबर 8 का। अब क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट व्हिच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिवन द एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दिस। अरे वाह, आई थिंक बच्चों लोग तो पढ़े होंगे तो बना लिए होंगे, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना। ऐसे नॉर्मली सोचोगे तो नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। ये कह रहा है कि ये
क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? अगर पॉसिबल है तो एग्जांपल से बताइए कि भाई साहब ये पॉसिबल है ही है। तो देखिए पॉसिबल चीज में क्या बता रहा है, पहला क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पहला क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी। अरे बाप, ये क्या हुआ? कह रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन हो बट वेलोसिटी जीरो। अब बताइए होगा ऐसा? बोलेंगे सर ऐसा कैसे होगा सर, हम तो पढ़े हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी में चेंजिंग आता तभी एक्सेलरेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। यहां तो बोले वेलोसिटी जीरो, तो कैसे होगा? अब बताओ कैसे होगा? देखो अब यही तो सोचना कि कैसे होगा। यहां पे एक्सेलरेशन हो लेकिन वेलोसिटी जीरो हो, और हमने क्या पढ़ा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तब तो ये पूरा फंडा गलत हो जाएगा अगर इसका कोई पॉसिबल वैल्यू हो जाएगा तो। देखिए सर ये फंडा गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब देखो जैसे ये ऑब्जेक्ट को देखो, हम कुछ वेलोसिटी से ऊपर फेंका इसे, यस वेलोसिटी ऐसे फेंके नीचे आया। ये नीचे क्यों आया? ग्रेविटेशनल फोर्स का नीचे आया, ये तो जाहिर सी बात है पता ही होगा। तो ये हम ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर भेजें तो ऊपर जाने के बाद कुछ पॉइंट पर, कुछ हाइट पे ये स्टॉप हुआ होगा, तभी तो ये नीचे आया होगा। ऐसा तो नहीं कि मोशन में ऐसे एकदम चलते चलते चला गया और उसके बाद अगर इसमें कुछ मोशन होता ही चला जाता तो ऊपर ही चला जाता। अरे किसी हाइट पे जाने के बाद ये स्टॉप हुआ होगा, फिर उसके बाद नीचे आया होगा। अब दिमाग में कुछ चमका? अरे लाइट जला दिमाग में। देखो क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी दी है, इस हाइट पर गया, अब इसके बाद इस हाइट पे ये स्टॉप हो गया, स्टॉप होने के बाद ये फिर नीचे आ रहा है। तो जब ये ऑब्जेक्ट को हम यहां से ऐसे थ्रो किए इस हाइट पे, इसका मैक्सिमम हाइट पे, और फिर ऑब्जेक्ट नीचे आया, ये सरफेस है, यहां से थ्रो किए इस हाइट पे, यहां पे जो फाइनल ये इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगा, u इज इक्वल टू कुछ होगा x मीटर मान लेते, x मीटर पर सेकेंड इनिशियल। जब ये भी यहाँ पे इसका फाइनल जीरो हो जाएगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जीरो क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये बॉल यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या रुक जाएगा। लेकिन भाई साहब जब ये ऑब्जेक्ट रुकेगा तो वेलोसिटी तो जीरो होगा, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो होगा क्या? कभी नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट पे जो यहां से यहां लग रहा था वही एक्सेलरेशन इधर भी लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो जी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे जो लगा रहा है वो फोर्स, वही तो एक्सेलरेशन इस पे लगाएगा ना। तो ग्रेविटेशनल 9.8 जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो एक्सेलरेशन हमेशा इस ऑब्जेक्ट पे लगता ही रहेगा। एक्सेलरेशन जीरो हुआ, किसी कहीं पे भी ले लो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, लेकिन ये इस मैक्सिमम हाइट पे इसका वेलोसिटी क्या हो गया था? जीरो हो गया। तो बोला यस दैट इज पॉसिबल। क्या बोला कि ये पॉसिबल है। पॉसिबल क्या है कि वेलोसिटी जीरो होगा तो एक्सेलरेशन उस टाइम भी होगा। ये किस कंडीशन में? बस इस कंडीशन में होगा कि सर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो किसी हाइट पर ये ऑब्जेक्ट रुकता है, उसके बाद नीचे आता, तो जिस हाइट पे रुका उस हाइट पे इसका वेलोसिटी जीरो हुआ, लेकिन इसका एक्सेलरेशन जो है, जो जी इसके ऊपर एक्ट है, जो जी इस पे फोर्स लगा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो 9.8 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन इस पॉइंट पर भी होगा, इस पॉइंट पर भी होगा, इस पॉइंट पर भी होगा। मतलब एक्सेलरेशन कहीं भी जीरो नहीं होगा, लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर जीरो होगा। ठीक है, चलिए अब इसका बी देखिए। बी क्या बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब बताइए, कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी डायरेक्शन में देते हैं लेकिन उसका एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर हो, ये पॉसिबल है। जैसे क्या बोला, ये समझ में आ रहा है ना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हो, उसका कोई भी डायरेक्शन हो, कोई ऑब्जेक्ट हो कोई सा भी डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, कुछ भी डायरेक्शन हो, ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो, लेकिन जो एक्सेलरेशन हो हमेशा इसका परपेंडिकुलर लगे,
हमेशा क्या लगे, परपेंडिकुलर। ऐसा क्या पॉसिबल है? ये है पॉसिबल। तो किस कंडीशन में पॉसिबल? आपको तो पता है कि आपको ये पता होगा कि जिधर मोशन होगा वहां उधर ही एक्सेलेरेशन होगा। अगर नॉर्थ साइड मोशन हो रहा है तो एक्सेलेरेशन भी नॉर्थ साइड ही होगा। साउथ साइड मोशन हो रहा है तो एक्सेलेरेशन भी साउथ साइड ही हो रहा है। मतलब जिस साइड मोशन, जिस साइड फोर्स, वो साइड एक्सेलेरेशन होता है। ये तो आपको पता है। लेकिन अब बोल रहा है कि नहीं, कि ये ऑब्जेक्ट हो, इसका डायरेक्शन ये साइड हो, लेकिन इसका एक्सेलेरेशन इसका परपेंडिकुलर लगे। ऐसा कब होगा? देखिए ऐसा भी होगा भाई साहब। देखिए कैसे होगा। ये होगा सर्कुलर मोशन में, कहीं नहीं, सिर्फ सर्कुलर मोशन में ही होगा। देखिए कैसे, जैसे ये ऑब्जेक्ट, ये एक सर्कुलर मोशन है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, इसका डायरेक्शन यहां पे, ठीक है। तो जब ये डायरेक्शन इसका ये साइड है, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट, अगर ये जो नहीं, सपोज मान लो कि सन है, सन, ये सन ले लो या मून ले लो, कुछ भी, मून ही ले लो। यहां पे ये मून ले लिए। अगर इसके ये सैटेलाइट, ठीक है, ये सैटेलाइट इसके सर्कुलर पॉइंट पे, ऑर्बिट पे मोशन कर रही है, ठीक है। अगर इसका सपोज इस पोजीशन पे आया तो इसका मोशन, मतलब कि इसका डायरेक्शन ये साइड है। अब इसमें तो एक्सेलरेशन होगा तब तो मोशन होगा। ऐसा तो नहीं कि इसमें एक्सेलरेशन दम नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होता मोशन ही नहीं होगा, तो फिर सैटेलाइट भेजने से क्या फायदा? अरे सैटेलाइट तभी यूज किया है तो भाई इसमें एक्सेलरेशन हमेशा बना रहे, अब इसका न्यूज मिलता रहे। तो क्या होता है कि जब ये मोशन, जब मूवमेंट कर रहा है तो इसमें, इस ऑर्बिट को घूमने के लिए एक फोर्स इस पे एक्ट करता है। फोर्स कौन सा एक्ट करता है? एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब कि सेंटर के अंदर, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये क्या करता है, किसी भी ऑर्बिट के सेंटर की ओर, जब ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पथ में मूव करती है तो उसमें एक फोर्स लगता है, किसके मतलब मोशन करने के लिए उसमें एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस डायरेक्शन में है उसको बस टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब सेंटर की ओर उसमें फोर्स लगता है। तो जो फोर्स इस पे इधर लगा, तो आपको पता ही होगा कि जब फोर्स जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है। फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा। आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो अगले वीडियो में हम वही पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। किसमें है कि जिधर फोर्स होगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा। तो ये इसको बैलेंस करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तो इसमें किधर एक्सेलरेशन लगेगा? तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, फोर्स भी इधर ही लगा, एक्सेलरेशन भी इधर ही लगा। तो ये एक्सेलरेशन और इसके बीच का डायरेक्ट देखिए एंगल कितना है, 90 डिग्री। किसी भी ऑर्बिट पे, जैसे अगर सैटेलाइट अगर इस पॉइंट पे आता, अगर इस पॉइंट पे आता तो यहां भी वही करते हैं। क्या करते हैं? आपको तो टेंजेंट जानते हैं कैसे आता है भाई। टेंजेंट तो खींचने के लिए किसी भी सरकमफ्रेंस के एकदम टच पॉइंट को लेकर जाते हुए लाइन को ड्रॉ कर देना है, और इसका टुवर्ड्स सेंटर, तो इसका सेंटर में कौन सा आएगा? ये सेंटर में ये आएगा, तो इसके बीच पे 90 डिग्री। मतलब कि सेंटर सर्कुलर मोशन में ही ये ऐसा है कि ये डायरेक्शन कुछ भी हो लेकिन उसका एक्सेलरेशन 90 मतलब कि परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10। एन artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42,254 kilometer. So calculate the speed if it take 24 hours to revolve around the earth. Oh, देखिए अब क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 10। बस यही जो अभी बता रहे हैं ना, बस इसी मैप, इसी टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, फिगर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि देखिए ये अर्थ है, एक जो है आर्टिफिशियल जो है क्या है, सैटेलाइट अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है।
अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहा है। ये क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ये अर्थ के चक्कर लगा रहा है। अब जो इस पॉइंट से, ठीक है, जो ये रेडियस इसका है, इस पॉइंट से इसका जो ये अपना ऑर्बिट बना रहा है, इसका कोई एक सेंटर होगा। ये अपना ऑर्बिट जो बना रहा है, इसका जो इस सेंटर जो आएगा, चलिए इसका सेंटर, जैसे अगर हम अर्थ को सेंटर ही मान लेते हैं, ये अर्थ को सेंटर ही मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे इसका एक सेंटर का, कि ये हम सर्कुलर पाथ बोलेंगे कि कवर कर रहा है, तो इसका कोई सेंटर होगा। तो ये सेंटर से जो सरकमफ्रेंस पे जो मैच करते हैं, यही तो रेडियस होता है। तो हमको रेडियस का वैल्यू क्या दिया हुआ है? r इज इक्वल टू 42250, यही है ना जी, 42250। ये जो पूरे कवर करने में, जो पूरा डिस्टेंस यहाँ से इस पॉइंट से चला, इसी पॉइंट पर आने में जो टोटल टाइम जो लगा रहा है 24 आवर। इतना किलोमीटर 24 आवर्स। अब क्या पूछ रहा है? टू रिवॉल्व अराउंड द, कैलकुलेट इट्स स्पीड। अब स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड इज इक्वल टू, सब कुछ नहीं करना है, बस जनरल फॉर्मूला लगाना है। बताइए जी, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप बताइए, अब डिस्टेंस, रेडियस दिया हुआ है, अब डिस्टेंस इस पॉइंट से चला और इसी पॉइंट पे पहुंचा, तो ये टोटल डिस्टेंस जितना इसका सर्किल का सर्कमफ्रेंस होगा, वही तो टोटल इसका डिस्टेंस होगा। तो टोटल सर्कमफ्रेंस, अगर इसका हम सर्कमफ्रेंस निकाल देंगे सर्किल का, तो वो समझिए कि टोटल डिस्टेंस निकाला। तो डिस्टेंस क्या होगा? सर्किल का सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा? 2πr हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टाइम कितना है? 24 आवर, इज इक्वल टू 2 का वैल्यू 2 रख के पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7। रेडियस कितना है जी? 42250, इतना ही है ना। टाइम दे दीजिए, टाइम कितना हो गया? 24। अब देखिए कट रहा है जी, कट रहा है, चलिए काटिए। 24, 12, 11, 6, 21, 1, 2, 5, ठीक है, यही आएगा। अब भी कट रहा, देखिए तो नहीं, अब नहीं कट रहा। चलिए 2, 3 जा, यही आएगा। अभी भी कट रहा है, अब नहीं काटा तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, आप कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करने के बाद आप कैलकुलेट खुद कर लीजिएगा, ऐसे हम कर देते हैं। 21, 1, 2, 5, 11, 5, 2, 1, 1, 1, 5, 2, 1, 1, 2, 5, 7, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 7, 5, 2, 3, 2, 3, 7, 5 डिवाइडेड बाई 21। अब इसको डिवाइड करने के बाद कितना आ जाता है? डिवाइड कीजिए तो 27, 27 कितना आ जाएगा? 1, एक और में लगेगा 2, 2 फिर 1, 2, 2 हो गया, फिर 1, 30 नहीं लगा, 0, कितना आ जाएगा? 21, 3, 7, 6 टाइम कैश 105, 126। तो ये कितना आ जाएगा? 126, 7, 4, 11, 175। तो कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, 7 दूनी 14,
मतलब अप्रॉक्स इतना आएगा, ठीक है, ये इतना किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इतना किलोमीटर पर आवर के अप्रॉक्स सही आएगा। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो देख लेना, ठीक है, लेकिन बस यही फॉर्मेट को यही देखिएगा कि 2πr डिवाइडेड बाई 20 डिस्टेंस अपन टाइम, टोटल डिस्टेंस निकालना, 2πr से निकाल दिए। r का वैल्यू जो हमको पता है कि 20 इतना दिया हुआ है, टाइम से डिवाइड। जो इस सॉल्यूशन ये करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही आंसर है, ये जरूरी नहीं कि मेरा ही आंसर हो, ये आंसर कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट टॉपिक एनएलएम को स्टार्ट करेंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।